Oh, so good afternoon. Okay, कहते हैं ना कि इस ये लाइफ जो है ना हमारी, दिस लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड द होल लाइफ जो है बहुत ही अच्छी ढंग से डिजाइंड है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन. लाइफ का कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो हमारे ग्रोथ के लिए ना डिजाइंड हो. कोई भी इवेंट हो, जो एक इवेंट होता है उसके बाद का नेक्स्ट इवेंट जो होता है इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि वो आपके हमेशा ग्रोथ के लिए होता है. एक स्टेप आप आगे चलते हो, चाहे वो हमें पसंद आता हो या नहीं आता. उस समय हमें कई बार लगता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, या कई बार हम बहुत खुश होते हैं. कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आता है जहाँ पे हमारी इच्छा, हमारे दिल की इच्छा पूरी होती है एंड वी बिकम वेरी वेरी हैप्पी. एंड समटाइम्स इफ सर्कमस्टांसेस गोज अगेंस्ट अस, उस समय पे हमें लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. बट वट एवर हैपेंस, इट हैपेंस फॉर योर गुड ओनली. और यदि आप अपनी लाइफ को, हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यदि आज बैठ करके इसको रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करें तो कई बार लगेगा कि जो घटना, जिस घटना को हम बिल्कुल नहीं पसंद करते थे जो हमारे साथ हुआ, शायद वो नहीं हुआ होता तो आज हम इस परिस्थिति में नहीं होते. राइट. तो बेसिकली कि वी शुड बी always thankful, always thankful to whatever happens to us, whether it is good or bad. हम लेबल लगाते हैं गुड और बैड का, बट नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड. एवरीथिंग इज परफेक्टली डिजाइंड. ओनली थिंग है हमें एक दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है. तो हमारा आज का सफर है फ्रॉम थैंक यू टू लास्ट थैंक यू तक. Right? So I would like to thank you all for being present here for discussing certain topics. Right? So let's start. Thank you Sharad, thank you Aryan, thank you Jyoti, thank you Rima. Welcome to all four in this particular discussion. Right? चलो तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज. ठीक है. ठीक है. क्या टर्म हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज. राइट. तो हम लोग यहाँ पे इस टर्म को डिफाइन करने के लिए जो एलक्यूएस मॉडल जो है उसका फॉर्मूला देखते हैं. पहले सबसे पहले एलक्यूएस मॉडल में इस फॉर्मूला में क्या है? टर्म जो है एक आपका स्मॉल डी है. राइट. अल्फा और बीटा दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है. अल्फा एंड बीटा आर एलक्यू पैरामीटर. एलक्यू का मतलब आपका लीनियर क्वाड्रेटिक है. एलक्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको लीनियर के लिए, और ये लीनियर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो एलक्यू में लीनियर है, और क्यू जो है क्वाड्रेटिक है, और एस जो है वो सर्वाइवल को डिनोट करते लिख सकते हैं. देखो एल जो है, एल किसको कर रहा है? डिनोट सेल सर्वाइवल को. ठीक है. एस से सेल सर्वाइवल है. राइट. और ये डी जो है वो डी क्या है? डोज है ऑफ वन फ्रैक्शन. रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनेटेड थेरेपी करते हैं. राइट. तो टाइम लाइन पे चलते हैं
करेक्ट, और एक डोज दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद इधर की तरफ गैप छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट डोज देते हैं, राइट, फिर गैप छोड़ते हैं और यहाँ पे डोज देते हैं, करेक्ट। और टोटल डोज जो भी देना होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें D1 देना था, टोटल D देना है मान लो, राइट, और उसको 3 फ्रैक्शंस में करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, D1 यहाँ पे देंगे, यहाँ पे D2 दे देंगे, करेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस केस में D3 डोज दे देंगे, और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, D1 प्लस D2, राइट, प्लस D3, करेक्ट। ऐसे डोज देते हैं, और ये बीच में जो गैप छोड़ते हैं, इट अलाउज कि सेल जो है वो रिपेयर अपना कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू को हमें स्पेयर करना होता है, तो नॉर्मल जो होगा उसकी रिकवरी ज्यादा होगी और ट्यूमर जो होगा वो किल होएगा। मतलब एक ट्यूमर के एरिया को हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन आसपास के जो नॉर्मल टिश्यू जो होंगे वो भी डैमेज होंगे, तो उनको हम अलाउ कर रहे हैं कि भाई तुम रिपेयर हो जाओ, राइट। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनेटेड डोज देते हैं, राइट। तो इस फ्रैक्शनेटेड डोज के केस में जो लीनियर क्वाड्रेटिक सर्वाइवल मॉडल जो है वो इस फंक्शन से डिनोट किया जाता है, राइट। अब सेल सर्वाइवल जो है, यहां पे एक ही चीज देखना है कि सेल सर्वाइवल जो है इज ए कंप्लीमेंट ऑफ सेल किलिंग, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल सर्वाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल सर्वाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग विल बी इक्वल टू 1। तो उस केस में यदि मान लो कि हम लोग कैपिटल एस से सेल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं और प्लस के से हम लोग डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल किलिंग है, तो एस प्लस के विल बी इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, करेक्ट। एंड इन दिस केस एस विल बी इक्वल टू 1 माइनस के, करेक्ट। तो इधर के ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस के हो जाएगा, करेक्ट। तो इस स्लाइड पे बस यही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, राइट। फिर से देख लेते हैं एक बार। यही लिखा कि रेडियो सेंसिटिविटी जो भी स्टडी करते हैं लोग एब्जॉर्ब डोज से रिलेटेड, तो उस केस में उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं लोग, इन टर्म्स ऑफ सेल सर्वाइवल। और सेल सर्वाइवल जो है ये लिखा है इज ए कंप्लीमेंट ऑफ सेल किलिंग, सो द प्रोबेबिलिस्टिकली वही कि एस विल बी इक्वल टू 1 माइनस के। तो ये हमने देख लिया कि एस विल बी इक्वल टू 1 माइनस के। और उसके बाद उसने जो बोला कि दीज स्टडीज आर वाइडली मॉडल्ड, वो इस टाइप की स्टडी जो होती है उसको कैसे मॉडल करते हैं, बाय दिस इक्वेशन, LQS मॉडल से। और ये एसक्यूएल मॉडल जो मॉडल का इक्वेशन जो है वो ये है, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इंटू डी माइनस बीटा डी स्क्वायर, जहां पे डी अल्फा और बीटा जो है वो लीनियर क्वाड्रेटिक मॉडल के पैरामीटर्स हैं, और डी स्मॉल डी जो है वो डोज है जो एक फ्रैक्शन में हम डोज दे रहे हैं, राइट। हो सकता है कि D1 D2 एंड D3 इक्वल हो, D1 विल बी इक्वल टू D2 विल बी इक्वल टू D3, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डोज का एक फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, फाइन। आगे चलें। इस स्लाइड का इंफॉर्मेशन क्लियर सबको, बहुत बढ़िया सर। वो वीवो और ठीक है। देखो एजम्पशंस क्या है कि ऑल सब लिथली डैमेज सेल्स, राइट, जिसको स्मॉल फॉर्म में SLDCS से डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कंप्लीटली रिपेयर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरफ्रैक्शनेशन। जो फ्रैक्शनेशन के टाइम पे जो था, अब जैसे मान लो कि हमने टाइमलाइन पे देखा था, राइट, इधर डोज दिया, एक डोज इधर दिया,
दूसरा डोज जो है वो इधर दिया, राइट। और जब यहाँ पे डोज दिया था हमने, तो जो भी सेल्स जो थे सब लिथली डैमेज हो गए थे इस टाइम पीरियड में, वो सारे के सारे रिपेयर हो गए हैं, राइट। ये एजम्पशन है। तो वो बोल रहा है कि सेल्स सर्वाइव्ड सेल यदि मुझे कैलकुलेट करना हो कि कितने सेल सर्वाइव्ड होंगे, राइट, ड्यूरिंग इन फ्रैक्शनेशन, यदि मान लो कि ये फ्रैक्शनेशन जो है डैश 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 ऐसे करके ये एन है, करेक्ट, ये एन वाला फ्रैक्शनेशन है, करेक्ट, ये एन है, ये 1 है, बीच का कोई और होगा डैश डैश, और यहाँ पे मान लो कि 3 कर दिया हमने, इधर एक और डाल देते हैं 2, करेक्ट, और ये बाकी n। तो n फ्रैक्शनेटेड डोज के बाद कितने सेल सर्वाइव्ड होंगे, राइट, वो उसको हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। और लिखेंगे कैसे, LQS ब्रैकेट में लिखा n कॉमा कैपिटल D, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ फ्रैक्शनेशन है, कितने फ्रैक्शनेशन दिए, और कैपिटल D जो है वो कैपिटल D का मतलब टोटल डोज कितना दिया। तो टोटल डोज विल बी इक्वल टू n इंटू स्मॉल d। तो ये सारे का डोज, हर जगह पे डोज सेम रखा तो टोटल डोज यहाँ पे निकल जाएगा, करेक्ट। तो दिस वन विल बी, इसको हम क्या करते हैं, इसको LQS ब्रैकेट में D और उसका पावर n कर दिया, क्योंकि यही डोज जो LQS जो था उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले वाले फ्रैक्शनेशंस में इतना डोज लगा, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे में फ्रैक्शनेशन में इतना लगा, तो ऐसे करके हमें टोटल निकल जाएगा कि इन फ्रैक्शनेशंस में कितने जो सेल जो थे वो सर्वाइव्ड हो। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा डी, कैपिटल डी है, देखिए याद रखिएगा। पहले क्या था, पहले वाले इक्वेशन में स्मॉल डी था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस अल्फा कैपिटल डी माइनस बीटा कैपिटल डी का स्क्वायर, ये दो कैप जो दिया हुआ है डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन है, समझ गए। ये इक्वेशन ऐसा बन जाता है। अब इक्वेशन हम डिराइव नहीं कर रहे हैं तो इतनी चिंता नहीं करने की जरूरत है। जिसको डिराइव करना हो वो बैठ करके डिराइव करेगा, मैथमेटिक्स करेगा, किसी से मैच कर रहा है इक्वेशन, तो मैच करेगा ही करेगा, अल्फा डी माइनस अल्फा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो यही तो एन फ्रैक्शनेटेड का सर्वाइवल है, करेक्ट, ये इक्वेशन है, करेक्ट। आगे चलें, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग कि इन फ्रैक्शनेशंस के बाद कितने सेल सर्वाइव्ड हुए रहे, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ए मैथमेटिकली प्रोसेस्ड सब पार्ट ऑफ LQS ND, जो इन फ्रैक्शनेटेड डोज पे कितने सेल सर्वाइव, उस इक्वेशन का ही पार्ट क्या है, वो है बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज BED, that is used for evaluating a biological dose, right। उसी इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट है, सब पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज बोलते हैं। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, दैट इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल डोज कितना होगा, राइट, एंड इट इज रिटन एज दिस। तो BED का फॉर्मूला क्या बना आपका, बायोलॉजिकल इफेक्टिव डोज विल बी इक्वल टू कैपिटल D, राइट, ब्रैकेट थ्रू 1 प्लस स्मॉल d डिवाइडेड बाई अल्फा बाई बीटा, ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्टिव डोज का इक्वेशन क्या बना, कैपिटल D, फिर आपने ब्रैकेट शुरू किया 1 प्लस स्मॉल d डिवाइडेड बाई अल्फा बाई बीटा एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड। सो ये इक्वेशन आपका बन गया BED का, बायोलॉजिकल इफेक्टिव डोज का, ठीक है। नाउ एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ LQS ND मॉडल, जो क्या है, द ओरिजिन ऑफ BED इज एक्सप्लेन्ड, वो किसी ने कोई आर्टिकल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका ओरिजिनेशन क्या, ओरिजिन क्या है BED का, इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वे। वो आर्टिकल 4 में अच्छे से जो रेफरेंस जो है वहां पे एक्सप्लेन किया है इसके ओरिजिन का, लेकिन उसको ब्रीफ में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है जी। चले
तो क्या बोल रहे हैं कि रेडिएशन सेल किल और इफेक्ट ई, मतलब कितने किल होंगे, राइट। अब सर्वाइवल आपको पता है, सर्वाइवल और किलिंग के बीच का रिलेशनशिप एस विल बी इक्वल टू 1 माइनस के। तो यदि आपको के पता है तो एस निकल जाएगा, एस पता है तो के निकल जाएगा। तो इसलिए इसको इंटरचेंज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, रेडिएशन सेल किल या इफेक्ट कितना होगा, इफेक्ट जो होगा वो ई, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो सेल किल ई विल बी इक्वल टू एन इंटू जो स्मॉल ब्रैकेट है अल्फा डी प्लस बीटा डी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी जो है डोज 1 फ्रैक्शन का डोज है, याद रखिएगा, राइट। तो सेल किल कितना होगा, सेल किल विल बी इक्वल टू एन इंटू स्मॉल ब्रैकेट शुरू अल्फा डी प्लस बीटा डी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट। इस इक्वेशन से कितने सेल किल होंगे वो हमें पता चल जाएंगे ड्यूरिंग एन फ्रैक्शनेशन, राइट। ओके, ठीक है। अब क्या कंसीडर करना है आपको, कंसीडर ए प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन स्मॉल डी सच दैट इट अप्रोचेस ए वैल्यू ऑफ 0। मतलब डी के वैल्यू जो डोज जो देना है, एक डोज का फ्रैक्शन, उसको हम धीरे धीरे घटाते जाते हैं। ऐसा एस्यूम करो कि वो बिल्कुल डी टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब डी को जो हम घटाना शुरू किए तो डी, ये डी जो है डी टेंड्स टू 0, समझ गए, इस तरह से रिडक्शन कर रहे हैं, डी टेंड्स टू 0। तो उस केस में क्लियर क्या होगा देखते हैं। इट सेज ऑल्दो number of fraction n will then needed to be increased to maintain the same effect। आप समझ रहे? नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही नहीं समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, तभी तो मेरा काम बढ़ेगा, नहीं तो ऐसा मेरा तो जॉब ही चला जाएगा यार। नहीं, राइट। देखो, एक डोज, मान लो कि हमें टोटल डोज जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, सपोज हमें डोज जो है 50 ग्रे देना है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है जी। तो सपोज करो कि मुझे 50 ग्रे का डोज जो है वो देना है, ठीक है। अब 50 ग्रे का डोज मान लो कि मैं 5 फ्रैक्शनेशंस में दे रहा हूं, तीसरा दिया, चौथा दिया और 5वां, करेक्ट। तो 5 फ्रैक्शनेशंस में दूंगा तो मेरा ईच फ्रैक्शनेशंस में स्मॉल डी का वैल्यू कितना होगा, 10 ग्रे का होगा, करें। एक फ्रैक्शन में मुझे 10 ग्रे देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, कंसीडर ए प्रोग्रेसिव reduction in a small d such that it approaches a value of 0, मतलब d tends to 0 करना है, राइट। यदि मान लो कि मैं d tends to 0 करूंगा, राइट, तो d tends to 0 का मतलब अभी मान लेते हैं ये चीज अप्रोचिंग टू 0 मीन्स d इज इक्वल टू 1 हो गया, अभी 0 को छोड़ देते हैं, d इज इक्वल टू अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, अब तो 1 की तरफ आ गया, तो मैं d इज इक्वल टू 1 रख सकता हूं, करेक्ट, क्योंकि वो 1 के अब करीब जा रहा है। तो यदि मान लो कि मैं 1 ग्रे का फ्रैक्शंस दूंगा, 1 ग्रे का एक डोज दूंगा, तो मुझे कितने फ्रैक्शंस लगाने पड़ेंगे, 50, राइट। तो n विल बी इक्वल टू, इन दिस केस कितना होगा, 50 होगा, करेक्ट, क्लियर। तो यही दूसरा लाइन बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना आप लोग। Although the number of fraction n will then need to be increased, इनको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम इफेक्ट, क्योंकि मुझे सेम इफेक्ट कब मिलेगा, जब मैं 50 ग्रे का डोज दूंगा तभी जाके मिलेगा। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस जो है मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा,
यदि डी को कम करूंगा तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। फाइन, नींद खुल गई, सही है यहां तक? ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब देखो क्या बोल रहे हैं, बी डी स्क्वायर, याद रखिएगा बी और डी स्क्वायर। अब ना थोड़ा सा यहाँ पे डी जो बोला हमने, तो यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए वन ग्रे का एग्जाम्पल ले लिया, राइट? तो आप ये बताने के लिए कि भाई नंबर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, बट एक्चुअली डी इज नॉट टेंड्स टू जीरो, क्योंकि वन है। डी टेंड्स टू जीरो कब होगा? डी टेंड्स टू जीरो तब होगा कि जब डेसिमल्स में चलेंगे। डी का वैल्यू, राइट, 0 लिख सकता हूं मैं, देखिएगा 0.000, जितना जीरो मर कर बैठा लो, जितना मर्जी बना लो और 1 लिख दो। नाउ दिस इज एक्चुअली डी टेंड्स टू जीरो। समझ गए ना कि अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, राइट, या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग टू जीरो, ठीक है, राइट। अब देखो, यदि मान लो कि ये d का वैल्यू 0.00 ऐसे है, या और सिंप्लीफाइड और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग d का वैल्यू एक दूसरा ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा हमें। सपोज d का वैल्यू 0.2 है, समझ गए? 0. कितना है? 2, ये सब डॉट है मान लो, करेक्ट, 0.2 है, तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.04, करेक्ट। अब बताओ, डी को स्क्वायर किया तो ये डी स्क्वायर का वैल्यू कम हुआ कि ज्यादा हुआ? और कम हो गया। तो जब बहुत कम होगा तो डी स्क्वायर का वैल्यू और कम होता जाएगा बहुत तेजी से। Am I right? वेरी नाइस। अब देखो यहां पे क्या है, अब पढ़ो, बीटा डी स्क्वायर will be very small in comparison to alpha into d। होगा, क्यों होगा? क्योंकि since d will greatly exceed d square for very small values and alpha always exceeds beta। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया? सिंस डी जो डोज जो होगा विल ग्रेटली एक्सीड्स डी स्क्वायर फॉर स्मॉल वैल्यूज, जब स्मॉल वैल्यूज हुआ तो डी का वैल्यू काफी ज्यादा है ना कंपेयर टू डी स्क्वायर, समझ गए, राइट? तो यही बोल रहा है कि डी विल ग्रेटली एक्सीड डी स्क्वायर for very small values and alpha always exceeds beta। Therefore when d is very small, ये इक्वेशन 4 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो उस केस में क्या होगा, इसका वैल्यू बीटा डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और E इज इक्वल टू एन इंटू एन अल्फा एन डी हो जाएगा, करेक्ट? तो ये इक्वेशन E इज इक्वल टू एन अल्फा डी, राइट? और एन अल्फा डी, एन इंटू डी को कैपिटल डी लिखते हैं, मतलब टोटल डोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इनटू ए स्मॉल डोज, जो एक डोज का जो फ्रैक्शंस जो था, सो दैट्स व्हाई द E विल बी इक्वल टू अल्फा डी। वेरी नाइस, क्या बात है, आज तो आप लोग छा गए। सही है, आगे चलें, यहां तक समझ में आ गया? सो दिस डिमोन्स्ट्रेट, मतलब E इज इक्वल टू अल्फा डी, क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है? डिमोन्स्ट्रेट दैट द टोटल डोज जो कैपिटल डी था, राइट, ऑफ रेडियोथेरेपी गिवन एट ए वेरी लो डोज पर फ्रैक्शन, ठीक है? कैपिटल डोज जो टोटल डोज आप दे रहे हो रेडियोथेरेपी में, राइट,
at a very low dose per fraction. very low dose per fractions, देखो उस डेरिवेशंस में मैंने इसलिए वो एग्जांपल लिया था कि d टेंड्स टू 0, राइट, कि 0.0000 समथिंग 1 2 लाइक दिस, व्हेन इट विल बी वेरी स्मॉल, स्मॉल की तरफ जब जाते जाओगे तो उस कंडीशन में, राइट, क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट्स, क्या डोज क्या रिप्रेजेंट करता है, यदि लो डोज गिवन एट ए लो डोज फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट टोटल डोज रिक्वायर्ड, ये कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट डोज रिक्वायर्ड, कितना डोज देना चाहिए, हाईएस्ट डोज कितना देना चाहिए, राइट, डोज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक इफेक्ट, राइट, E इज इक्वल टू क्या था, अल्फा इंटू डी, तो E इज इक्वल टू अल्फा डी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि यदि वेरी लो डोज फ्रैक्शंस का डोज दे, राइट, तो कितना मैक्सिमम डोज मुझे कितना देना चाहिए, मतलब प्रोवाइडेड क्या है, फ्रैक्शनेटेड डोज जो है एक फ्रैक्शन का डोज, वैक्सीनेशन डोज हमें कैपिटल डी बताएगा, टोटल डोज कितना देना चाहिए, फ्रैक्शनेटेड डोज तो टाइम्स टू 0 ही है, बिल्कुल स्मॉल देना है तो टोटल डोज कितना देना चाहिए एक फ्रैक्शनेटेड थेरेपी में, समझ गए, ताकि सेम इफेक्ट अचीव हो मुझे, मतलब ट्यूमर की जो भी किलिंग हम चाह रहे थे वो उतना ही किलिंग हो, लेकिन डोज बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए, समझ गए, तो टोटल डोज मतलब बिल्कुल स्मॉल डोज का फ्रैक्शनेशंस बनाए तो मैक्सिमम डोज कितना होना चाहिए, वो डोज का टोटल डोज कितना होना चाहिए ताकि सेम इफेक्ट मुझे अचीव हो पाए, समझ गए ये बात, राइट, क्लियर, सो द टोटल डोज रिक्वायर्ड इन दीज कंडीशंस, राइट, इस कंडीशन में जब लो डोज जो डोज का फ्रैक्शन जो है वो बहुत लो है, तो उस केस में क्या होगा, कंस्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज, इस कंडीशंस में आता है, बायोलॉजिकली इफेक्टिव किस कंडीशन में, जब डोज फ्रैक्शनेशंस का वैल्यू बिल्कुल कम होना चाहिए, इट विल टेंड्स टू 0, उस केस में टोटल डोज कितना होना चाहिए, करेक्ट, उसी कंडीशंस में आ रहा है बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज का डेफिनेशंस, राइट, these conditions constitute the definition of क्या BED in situations, किस situations में, where cellular repopulation can be ignored, क्या repopulation, हाँ, definition of BED in situation where cellular repopulation can be ignored, that is in the limiting case BED जो बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज जो होगा विल बी इक्वल टू द टोटल डोज विच इज गिवन बाय द इफेक्ट जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय अल्फा, समझ में आया, ओके, ठीक है, क्या बोला, ऑथर ऑफ 4 मतलब जो भी आर्टिकल से इस बुक में लिखा है, जिस जो वो वहां से उठा रहा है, वो क्या कंसीडर कर रहा है कि बीईडी रिप्रेजेंट्स द फिजिकल डोज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन इफेक्ट इफ द डोज वेयर टू बी डिलीवर्ड इनफाइनाइटली स्मॉल डोज पर फ्रैक्शन, राइट, और in the case of continuous radiation dose at a very low dose rate, ये इसको रट्टा मारना है, this needs to be mugged up by heart, वाइवा में यदि पूछा बायोलॉजिकल इफेक्टिव डोज क्या है तो यही लाइन रिपीट करनी, इससे शॉर्ट इससे बढ़िया सेंटेंस नहीं मिलेगा, उसके बाद की कहानी जैसे बननी है बनने दो, क्योंकि आपको यदि समझ में आ गया तो आप पीछे भी जाके समझा सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन वाइवा के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एकदम से 1-2 लाइन में फट से बात बोलो,
कुछ बात उसको समझ में आ, बाकी छोड़ दो। वो अपने आप जरूरत होगा तो पूछेगा, नहीं तो स्मार्ट होगा तो वहीं पर रुक जाएगा, बोलेगा इसको पता है। आपके कॉन्फिडेंस से वो जज कर लेगा कि आगे जाना है कि नहीं जाना। ये आर्ट है वाइवा का, ठीक है। ये लाइन याद करना है। यदि बीईडी की बात पूछी तो बीईडी क्या है यहां क्लियर कर रहा है। बीईडी क्या है? बीईडी रिप्रेजेंट्स फिजिकल डोज रिक्वायर्ड, राइट, for a given effect if doses were delivered by infinitely small dose per fraction, या क्या इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रेडिएशन यदि करना है एट वेरी लो डोज रेट पे। यदि वेरी लो डोज रेट पे कंटिन्यूअसली यदि हमें रेडिएट करके एक पर्टिकुलर इफेक्ट को ले करके आना है तो वो डोज क्या है? बायोलॉजिकली इफेक्टिव डोज है। समझ गए? सिंपल डेफिनेशन। द प्रोसीजर यूज्ड इज प्योरली मैथमेटिकल, नेचुरली वो मैथमेटिकल यूज किया है। सिंस द सेल किल के एंड इट्स कंप्लीमेंट द सेल सर्वाइवल आर stochastic effect with a deterministic reason for low values of D। क्यों बोला वो प्योरली मैथमेटिकल क्यों है? क्योंकि ये stochastic इफेक्ट है, राइट, विथ ए डिटर्मिनिस्टिक रीजन। लेकिन एक रीजन में ऑपरेट हो, वो रीजन डिटर्मिनिस्टिक है, इफेक्ट stochastic है, लेकिन किस रीजन में ऑपरेट होगा वो फिक्स्ड है। डिटर्मिनिस्टिक रीजन फॉर लो वैल्यूज ऑफ डोज, मतलब वो डोज जो होगा लो वैल्यूज का वो एक पर्टिकुलर रीजन में होगा, मतलब यहां से यहां के बीच में, ए बी के बीच में। समझ गए कि ये का एक मिनिमम वैल्यू होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन ये भी रेंज जो होगा वो एक पर्टिकुलर डिटर्मिनिस्टिक रीजन, मतलब फिक्स रीजन है जहां पे नोन वैल्यू होगा हमें। समझ गए? लेकिन ये लो वैल्यू का ही रेंज होगा। समझ गए? वेयर कैपिटल डी डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, राइट, जिसमें क्या हो रहा है? कैपिटल डी जो है टोटल डोज जो दे रहा है वो कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि 100% सेल्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं और 0% किलिंग हो रही है। असट ओके, ठीक है। और देखो एलक्यूएस मॉडल में क्या था? सर्वाइवल का मॉडल था। कितने सेल सरवाइव करेंगे एलक्यूएस मॉडल में? एलक्यूएस था, लीनियर क्वाड्रेटिक मॉडल फॉर सर्वाइवल एट ए पर्टिकुलर डोज। याद रखेगा, सही है? आया? चलें आगे कि बंद कर दिया जाए यहाँ पे? नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे, बस ये वाला स्लाइड करके फिर छोड़ देता है। ठीक है, ठीक है। टू डेट एक्सेप्ट द प्रोबेबिलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर कंट्रोल ऑब्लिक नॉन नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, many stochastic process oblique effects in areas of ionizing radiation interacting with living tissue have not been probabilistically treated nor modeled, which has led deficiencies like replacement in the evaluation of cell survival. A probabilistic matrix by BED, a non-probabilistic, a mathematical derivation from LQS ND formalism। ये बोल रहा है कि अभी तक, राइट, ये दो चीज को छोड़ दिया जाए। कौन कौन सा चीज? क्या बोला? एक्सेप्ट द प्रोबेबिलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर कंट्रोल ऑब्लिक नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, TCP एंड TCP।
एक मॉडल है जिस मॉडल में से ट्रीटमेंट ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक मॉडल है, राइट, क्या है? ट्यूमर कंट्रोल ऑब्लिक नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, टीसीपी ऑब्लिक एनटीसीपी मॉडल। इस मॉडल में क्या यूज करा गया है? प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करा गया है, राइट। इसको यदि छोड़ दे तो बोल रहे हैं मेनी स्टोकास्टिक मॉडल जो है, स्टोकास्टिक प्रोसेस या इफेक्ट इन द एरिया ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इंटरेक्टिंग विथ लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यू के साथ जिनका इंटरेक्शन है उसमें जो बाकी जितने भी स्टोकास्टिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड आयोनाइजिंग रेडिएशन से रिलेटेड जो मॉडलिंग हुई है हैव नॉट बीन प्रोबेबिलिस्टिकली ट्रीटेड, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने नहीं यूज करा, ठीक है, नॉर ना ही उनको मॉडल करा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मॉडलिंग नहीं हुई, विच हैज लेड डिफिशियंसी, जिसके चलते उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहे। लाइक क्या प्रॉब्लम रहा? लाइक रिप्लेसमेंट इन द इवेल्युएशन ऑफ सेल सर्वाइवल, लाइक बोला कि तो इसलिए इवेल्युएशन ऑफ सेल सर्वाइवल जो है वो नहीं किया जा सकता भाई, उसमें प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज ही नहीं करा। ये तो सारी चीज अनसर्टेन है ना कि कितने सेल जो होंगे वो सर्वाइव होंगे, वो तो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। तो चूंकि आपने वहां पे यूज नहीं करा प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करके मॉडल नहीं करा, तो आप उसमें ये डिफिशियंसी तो है ही ना, करेक्ट। तो आप उससे कैसे एस्टिमेट इवेल्युएट कर सकते हो कि कितने सेल सर्वाइव्ड रहे, ठीक है, करेक्ट। लाइक ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मैट्रिक्स, वही वाली बात कि बी बाई बीईडी, जैसे ये बीईडी में क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, राइट। इन नॉन प्रोबेबिलिस्टिक ए मैथमेटिकल डेरिवेशंस फ्रॉम LQSND फॉर्मुलिज्म। नहीं, यहां तक तो सही है कि उन्होंने मॉडल नहीं किया और इसके चलते वो डिफिशियंसी रही, लाइक रिप्लेसमेंट इन इतना ए प्रोबेबिलिस्टिक बाई BD ए नॉन प्रोबेबिलिस्टिक ए मैथमेटिकल डेरिवेशन फ्रॉम LQSND, ठीक है। बोल रहा है दूसरा, ए प्रोबेबिलिस्टिक मैट्रिक्स जो है BD जो इसका में यूज हो रहा है उसको भी नहीं यूज कर सकते, लेकिन ये बोल रहा है कि ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ये भी है, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन फ्रॉम, ये कहां से उठा रहा है? BD को भी, BD भी जो है मैथमेटिकली वो डेराइव कर रहा है LQSND फॉर्मुलिज्म से। इस स्लाइड से जो भी आपको इंफॉर्मेशन जो याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है क्या, कि एक्सेप्ट जो है ये है ट्यूमर कंट्रोल ऑब्लिक नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, जो मॉडल जो है उसमें ही स्टोकास्टिक प्रोसेस जो है यूज हुआ है, उसके इफेक्ट को इंटीग्रेट किया गया है। बाकी ऐसे अभी तक कोई मॉडल्स नहीं बने हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज करा है। इवन BD में भी को जो फॉर्म कर रहे हैं उसका भी डेरिवेशन जो है वो कहां से है? उसका भी डेरिवेशन जो है मैथमेटिकली ही डेराइव हुआ है फ्रॉम LQSND मॉडल से, ठीक है, कि व्हेन डोज स्मॉल डोज टेंड्स टू 0 तो मैथमेटिकली ये चीज हो जाएगा, क्लियर, ये बात याद रखनी है।